साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार लोनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज अपन एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉलीमर बहुलक। जो ये बहुलक टॉपिक है ये दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है, जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इन सब में आता है। साथ ही आपके सीबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड, नीट, आईआईटी, इन सब एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। बहुलक जिसको बोला जाता है पॉलीमर। देखिए दोस्तों, बहुलक आप सब परिचित है इस बहुलक नाम से, क्योंकि जितने प्रकार की जो रेसे है, जितनी प्रकार की जो प्लास्टिक्स है जो अपन दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं, वो सभी बहुलक के ही एग्जाम्पल है। चाहे आप प्लास्टिक से रिलेटेड जैसे बाल्टी है, चाहे अपने जो बिजली के स्विच वगैरह होते हैं इनकी बात कर लो, चाहे अपन कपड़े की बात करें, नायलॉन का कपड़ा हो, चाहे आपका पॉलिएस्टर का कपड़ा हो, वो सब बहुलक से ही बनते हैं। दोस्तों बात करेंगे इस बहुलक के परिचय की। तो दोस्तों सबसे पहला जो बहुलक खोजा गया था 1894 ईस्वी में इसको खोजा गया और उसका नाम था विस्कोस। ये विस्कोस नामक जो बहुलक था वो एक प्रकार का रेशा था और ये प्रथम कृत्रिम रेशा था। दोस्तों इसका नाम है विस्कोस नामक प्रथम कृत्रिम रेशा। जो आपके रेसे होते हैं वो मानव द्वारा संश्लेषित भी हो सकते हैं या इनको अपन कृत्रिम रूप से प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपका होता है रेयोन, ये भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। दोस्तों आप जानते हो पॉलिएस्टर, इसमें जो बॉन्ड होता है वो एस्टर बॉन्ड होता है। ये और यदि इसकी बात करेंगे तो ये आपका हो गया एस्टर समूह है और ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये एस्टर बॉन्ड होता है। पॉलिएस्टर के आपने देखे होंगे विभिन्न प्रकार के जो आजकल कपड़े वगैरह आते हैं जो कि धुलाई करने में भी आसान रहते हैं और उनमें सलवटें नहीं पड़ती है, वो सब किसके होते हैं? पॉलिएस्टर के होते हैं। इसके अलावा जो टेरिलीन जानते हो आप, ये भी एक प्रकार का दोस्तों रेशा ही होता है। और इसके अलावा ये जो दिख रहा है आपको टेरिन या इसको टेरिलीन कहते हैं, ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया प्रथम रेशा था जिसको मानव ने बनाया था। आजकल आप जानते हो जैसे बरसाती रेनकोट आते हैं वो बनते हैं टेरिकोट से, टेरिकोट या टेरीवूल जिसको बोल सकते हो आप, उसके द्वारा बरसाती कोट का निर्माण किया जाता है। अब देखो अपन बात करते हैं बहुलक एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, पॉलीमर शब्द आपको दिखाई दे रहा है। पॉलीमर, ये जो पॉलीमर शब्द है ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है।
एक आपका पॉली और एक आपका मर। पॉली का मीन्स हुआ मेनी और मर का मीन्स हुआ यूनिट। और ये वर्ड है आपका ग्रीक भाषा का। मेनी का मतलब हो गया कई या बहुत सारी, और यूनिट का मतलब हो गया इकाई। तो पॉलीमर आपके क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ती है और एक बड़े अणु का निर्माण करती है, उसे ही दोस्तों अपन पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर का मीन्स ये हुआ, बहुलक वो होते हैं जो कि संरचनात्मक छोटी छोटी इकाइयों के पुनरावृत्ति द्वारा बनते हैं, और जो आपका बना हुआ बहुलक होता है उसका अणुभार बहुत होता है, अधिक, जिसको आप बोल सकते हो वृहद अणु बोल सकते हो। एग्जाम्पल्स के अपन बात करते हैं, आप सब परिचित हो पॉलीथीन, वो एक प्रकार का पॉलीमर ही होता है। इसमें क्या होता है, पॉलीमर में एकलक इकाइयां होती है, यानी जो छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयां होती है उनको अपन बोलते हैं एकलक इकाई। ये एकलक इकाई है, ये आपस में बहुत अधिक मात्रा में जुड़ती चली जाती है और एक वृहद अणु का निर्माण कर लेती है, एक बड़े अणु का निर्माण कर लेती है, जिसको आप बोलते हो बहुलक, जिसका अणुभार उच्च होता है दोस्तों, अणुभार काफी अधिक होता है। इसको बोला जाता है मोनोमर। और ये आपका होता है पॉलीमर। और एकलक इकाई से बहुलक बनने की जो क्रिया होती है इसको कहते हैं बहुलीकरण या बहुलकन, या इसका दूसरा नाम है पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। तो एकलक इकाइयों द्वारा बहुलक बनने की जो क्रिया होती है इसे अपन कहते हैं बहुलीकरण या बहुलकन। अब देखना एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपकी ये है एथीन। एथीन क्या होता है, जिसमें क्या हो, एक द्विबंध हो, और द्विबंध है ये क्या करेगा, यहां पर पार्टिसिपेट करेगा पॉलीमर बनाने में। देखिए दोस्तों, ये आपका एथीन है और ये एथीन की आप जिसको क्या बोलोगे, एकलक इकाई बोलोगे। इसमें क्या होगा, बहुलीकरण की क्रिया होती है। तो बहुलीकरण की जब क्रिया होती है तो यहां पर आप ऑक्सीजन ले सकते हो काम में। इसके अलावा यहां पर आप इसको हीट कर सकते हो, और ऊंचा आपका क्या दाब, टेम्परेचर ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, और हाई प्रेशर करवाते हो। तो यहां पर क्या होता है कि एन लगाया मैंने इसके आगे, इसका मतलब हुआ बहुत सारे अणु ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे और क्या बना लेंगे, एकलक अणु आपका बना लेंगे, एक बड़ा अणु बना लेंगे, जिसको आप क्या कहते हो, बहुलक कहते हो। अब देखो वो कैसे बना, देखना इधर, ये है आपका एथीन, जानते हो सभी क्या होता है। मान लो अपने को कोई दूसरा एथीन का जो मॉलिक्यूल है वो इससे जोड़ना है, इससे जोड़ना है तो सबसे पहले आपको पता है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब आपको पता है कि एक जो पाई बॉन्ड होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा, इसमें ऐसा कुछ हो सकता है क्या, इसे आप बोलते हो विखंडन, समांश विखंडन या होमोलाइटिक क्लीवेज। इसका अर्थ ये होता है कि यदि कोई बॉन्ड टूटता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो क्या करते हैं, अपने अपने जो परमाणु होते हैं उन पर चले जाते हैं। तो यहां पर देखो क्या होगा, जैसे ही मान लो ये होगा टूटा बॉन्ड, बॉन्ड टूटने पर इसकी वैलेंसी फ्री हुई ऐसे। अब मान लो यहां पर क्या बना, आपका रेडिकल बन गया मूलक, जिसको बोलते हो आप मुक्त मूलक। अब मान लो कोई दूसरा अणु आएगा, एथीन का आया दूसरा अणु, उसमें भी ये प्रोसेस होगी, क्या होगी, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, उसमें भी ऐसा कुछ बनेगा, देखना दोस्तों, इसमें भी ये बनेगा मूलक, मुक्त मूलक बना। इस मुक्त मूलक ने बॉन्ड बनाया, इधर कोई आएगा उसने भी क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, इधर वाला भी क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर क्या होगा, एक वैलेंसी फ्री होगी इस कार्बन की संयोजकता और इस कार्बन की। फिर आगे कोई दूसरा अणु आएगा एथीन का, वो इसे जुड़ता चला जाएगा दोस्तों, और इसे ही आप क्या बोलते हो, बहुलक कहते हो। तो ये था देखो आपका एथीन, और एथीन का जो बहुलक बनता है इसको आप बोलते हो पॉली एथीन, या शॉर्ट में पॉलीथीन भी कह सकते हो, पी के द्वारा दर्शा सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल खूब है अपने पास में बहुलक की। देखिए ये आपका था एथीन, इसे अपन खूब बना सकते हैं, एथीन के द्वारा ही बनाऊंगा मैं। देखिए दोस्तों ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपका एथीन था। आपको क्या करना है, इसका एक हाइड्रोजन हटाना है और यहां पर क्या लगाना है, Cl लगाना, क्लोरीन। तो इसको बोला जाता है वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। अब क्या होगा, इसमें भी कंडीशन लग सकती है, उच्च ताप है, दाब है इनकी उपस्थिति में, तो वही बात होगी, कोई दूसरा अणु आएगा तो यहां पर ऐसे एन अणु आएंगे, एन अणु आने पर यहां पर CH2 CH, इसकी वैलेंसी फ्री होगी, और यहां पर क्या लगा दूंगा मैं, N। इसको बोला जाता है PVC या पॉली वाइनिल क्लोराइड। पूछ सकते हैं आपसे PVC का पूरा नाम लिखो, PVC की संरचना बनाओ, तो क्या होगी, पॉली वाइनिल क्लोराइड। और इसका आपसे पूछे एकलक, तो एकलक क्या होता है, PVC का वाइनिल क्लोराइड होता है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार यहां पर लगा सकता हूं मैं, इस Cl की जगह CN लगा सकता हूं। यह आपका होता है, इसको आप बोलते हो एक्रिलोनाइट्राइल, इसका पॉलीमर बना सकते हो CH2 ये CN, और इसके वैलेंसी फ्री होगी, इसके N अणु भाग लेंगे, तो यहां पर क्या लगा दूंगा मैं, N लगा दूंगा। आई बात समझ में दोस्तों। तो ये आपका होता है, इसमें क्या होता है कि एकलक अणु है उसके द्वारा क्या बनता है, बहुलक बनता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अपने बहुलकन या बहुलीकरण। आगे देखना, अब अपन बात करते हैं बहुलक और वृहद अणु क्या होता है। देखिए दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो बहुलक होता है उसमें छोटी छोटी जो संरचनात्मक इकाइयां है वो आपस में जुड़ती चली जाती है और एक बहुत बड़े अणु का निर्माण करती है, और वही जो बड़ा अणु होता है वो आपका क्या होता है, बहुलक होता है। देखिए बात करेंगे अपन बहुलक और वृहद अणु की, यानी कि पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल। देखिए दोस्तों जो सभी प्रकार के बहुलक होते हैं वो वृहद अणु होते हैं, क्योंकि ठीक कुछ समय पहले मैंने एक लाइन बोली थी कि बहुलक में क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति होगी और एक बड़े अणु का निर्माण होगा।
एम आई राइट। चलिए, तो दोस्तों जो आपका वृहद अणु होगा वो जरूरी नहीं है कि पॉलीमर हो भी सकता है, इसका वाइस वर्सा, और नहीं भी हो सकता। कैसे? जैसे आप जानते हो प्रोटीन, ये आपका जो प्रोटीन है वो विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों के आपस में जुड़ने से बनता है। यहां पर ये जो प्रोटीन है ये एक प्रकार का बहुलक है। समझ गए मेरी बात को? चलिए दोस्तों, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी प्रकार के आपके बड़े अणु होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो बहुलक हो, लेकिन हाँ सभी प्रकार के जो बहुलक होते हैं वो वृहद अणु होते हैं। ये थी बात दोस्तों, बात बहुलक और वृहद अणु की। अब देखना दोस्तों, अपन पढ़ेंगे बहुलक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो इसको अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया बहुलकों को। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। देखिए दोस्तों, स्रोत के आधार पर सबसे पहले बांटा गया था। तो स्रोत या जिसको आप बोलते हो सोर्स के आधार पर बहुलकों के प्रकार या बहुलकों का वर्गीकरण। देखना दोस्तों, स्रोत के आधार पर बहुलक है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे बहुलक होते हैं जिनको आप बोलते हो प्राकृतिक बहुलक, दूसरे वाले होते हैं वो होते हैं संश्लेषित बहुलक, और तीसरे वाले जो बहुलक होते हैं उन्हें बोला जाता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। ये तो हो गए आपके नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। ये होते हैं दोस्तों आपके सिंथेटिक पॉलीमर, और ये होते हैं आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। चलिए देखना दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक का मतलब हुआ ऐसे बहुलक जिनको अपन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो अपने को प्रकृति में ही उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे बात करेंगे अपन, प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, ये सब आपके क्या है प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल्स होते हैं। ऊन है, रबड़ है, सिल्क है, ये सब किसमें आ गई दोस्तों? प्राकृतिक बहुलक में आ गई। चलिए, यानी कि प्रकृति द्वारा जो प्राप्त किए जाने वाले बहुलक आपके क्या होते हैं? प्राकृतिक बहुलक होते हैं। बात करेंगे अपन संश्लेषित बहुलक की। आप नाम से देख पा रहे हो संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक का मतलब होता है ऐसे बहुलक जो कि मानव द्वारा क्या किए जाते हैं? निर्मित किए जाते हैं। प्रयोगशालाओं में मान लो या ऐसे मान लो, उसे आप क्या बोलोगे? संश्लेषित बहुलक बोलोगे। खूब जानते हो आप, जैसे आपका क्या है पॉलीथीन है आ गया, इसके अलावा आपका नाइलॉन मान लो, चाहे आपका पीवीसी मान ले, ये सब किसमें होते हैं? संश्लेषित बहुलक। फिर आपका आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक का मतलब मानव द्वारा निर्मित ऐसे बहुलक जिनको विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं द्वारा रूपांतरित किया जाता है और उनमें कुछ सुधार कर लिया जाता है, उन्हें अपन कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। और अर्ध संश्लेषित बहुलक का एग्जाम्पल्स होता है गन कॉटन। ये जो गन कॉटन होता है ये दोस्तों आपका जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज का एक प्रकार का नाइट्रो उत्पन्न होता है। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है CH2ONO2, यहाँ CHO
NO2 और यहाँ CH2O NO2। एक तो ये हो गया घन कॉटन, जो आपका क्या होता है, सेल्यूलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न होता है। इसके अलावा आपका जो सेलोफेन है, सेलोफेन हो गया, लेदर आ गया, सेल्यूलोज, डाई एसीटेट, ये सब दोस्तों किसके एग्जाम्पल है? लेदर आ गया आपका, सेलोफेन है, सेलुलोज डाइएसिड है, घन कॉटन है, ये सब हो गए अर्ध संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल। तो ये तो थे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले बहुलक। चलिए दूसरा जो अपन बहुलक का वर्गीकरण पढ़ते हैं वो होता है एकलक इकाइयों के आधार पर, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। दूसरा जो वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे बहुलक का, एकलक इकाइयों के आधार पर। देखिए दोस्तों, एकलक इकाइयों की जुड़ने के आधार की बात कर रहा हूं मैं। उसके आधार पर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है जिसको आप बोलते हो समबहुलक, और एक आपका होता है सह बहुलक। इसको बोला जाता है होमोपोलीमर, और ये होता है आपका कोपोलीमर। देखिए दोस्तों, समबहुलक का मतलब क्या होता है? ऐसे बहुलक जो कि एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों के द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें अपन कहते हैं समबहुलक। रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, ऐसे बहुलक जो कि एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों के द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें अपन कहते हैं समबहुलक। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, जैसे आपका जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन ये किससे बनता है? A3 से बनता है। इसका मतलब इसमें जो एकलक इकाई जो भाग ले रही है आपकी, वो केवल A3 ही भाग ले रही है, और केवल एक ही प्रकार के एकलक इकाई भाग ले रही है, तो इसे क्या बोलोगे आप? होमोपोलीमर बोलोगे। इसी प्रकार जैसे आपका ये है प्रोपिलीन, जिसको आप कहते हो, पॉलीमराइजेशन की क्रिया करवाओगे, क्या होगा? इसकी वैलेंसी फ्री होगी और इसे बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो ये क्या है आपका? प्रोपिलीन जिसको बोलते हो, या प्रोपीन जिसको बोलते हो दोस्तों, इससे आपका क्या बन गया? पॉलीप्रोपिलीन। चलिए देखना, इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं इनका जो आणविक भार होता है वो इन एकलकों का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ण गुणज का मतलब हुआ कि यहां पर जितनी यूनिट बन रही है वो यूनिट अपने को यहां से प्राप्त हुई, और वो सब क्या है? एक गुणज के रूप में है। तो यहां पर समबहुलक में प्राप्त बहुलक है वो क्या होता है? एकलक इकाइयों का पूर्ण गुणज होता है। चलिए सहबहुलक, ऐसे बहुलक जो एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों के द्वारा बनते हैं उन्हें अपन कहते हैं सहबहुलक। इनमें द्विक्रियात्मक समूह भी हो सकता है और त्रिक्रियात्मक समूह भी हो सकता है। ये होते हैं सहबहुलक। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, आपने सुना होगा नाइलॉन 66। एक आपका होता है दोस्तों जिसको आप बोलते हो डेक्रोन या पॉलीएस्टर। चलिए दोस्तों सहबहुलक का एग्जाम्पल करते हैं, देखना इधर। सहबहुलक आपका क्या होता है? अभी मैंने बताया
कि एक या एक से अधिक प्रकार की आपकी एकलक इकाई इसमें भाग लेती है। देखिए बात कर रहा हूं मैं आपका नाइलॉन 66 है। देखना दोस्तों, जो नाइलॉन 66 है ये दो प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है और अपनी परिभाषा यही थी। एक तो होता है हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन और एक आपका होता है एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन या एक आपका होता है दोस्तों एडिपिक अम्ल। चलिए क्या करोगे, आपको लगाना हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6 और मेथिलीन, मेथिलीन का मतलब हुआ CH2 समूह को मेथिलीन कहते, कितने लगाने हैं, लगा दिए 6। डाइएमीन मतलब दोनों तरफ क्या आ गई आपकी एमीन आ गई। एडिपिक अम्ल क्या होता है, एडिपिक अम्ल होता है इधर आपका होगा COH कार्बोक्सिलिक समूह है, ये CH2 का होल 4 और इधर भी क्या होगा कार्बोक्सिलिक समूह होगा। इसमें क्या होगा ऐसे एन अणु जुड़ेंगे और इसमें भी क्या होगा ऐसे एन अणु जुड़ेंगे। अब क्या होगा इनमें पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी। तो देखो पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी तो यहां पर इसका HO और इसका ये H निकल जाएगा बाहर, समझ गए। एन अणु भाग ले रहे हैं, इसका मतलब क्या निकल सकता है यहां से बाहर NH2 निकल सकता है दोस्तों। चलिए अब देखना इधर वाले से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है आपको पता है, और इधर वाले से क्या निकल रहा है बाहर, ये OH समूह बाहर निकल रहा है। तो इधर वाले का भी OH निकलेगा और इधर वाले का क्या निकलेगा बाहर, ये हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। अब क्या बनेगा आपका NH CH2 का होल 6, फिर ये आपका हो गया यहाँ NH, क्योंकि ये H और ये OH निकल गया H2 की फॉर्म में। अब क्या आएगा यहाँ पर CO, ये आ गया, फिर CH2 का होल 4, फिर आपका CO, और आपको पता है ये OH भी यहाँ से क्या निकल गया बाहर निकल गया। ऐसे बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे। इसको आप क्या बोलते हो नाइलॉन 66। आप देखना इसको नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखना यहां 6 कार्बन है और इधर भी देखो 1 कार्बन 4 1 5 और 1 ही है, यानी दोनों तरफ कितने कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन उपस्थित है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है नाइलॉन 66। और इसमें ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस बॉन्ड को बोला जाता है एमाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, एमाइड बॉन्ड, क्योंकि आपका जो एमाइड समूह होता है वो ये होता है CONH2 और इसमें बहुत सारे एमाइड बन रहे हैं, इसलिए इसको आप यहां बोल सकते हो पॉली एमाइड। आपसे एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछ सकता है कि एक ऐसे बहुलक का उदाहरण दीजिए जिसमें पॉली एमाइड बॉन्ड पाया जाता है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों नाइलॉन 66। चलिए ये बात की अपन ने सहबहुलक की। आगे अब आइए अपने अगला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और ये क्लासिफिकेशन है तीसरा। देखना दोस्तों पहला जो क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था वो स्रोत के आधार पर था, दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो था एकलक इकाइयों के जुड़ने के आधार पर था, और अब अपन पढ़ेंगे बहुलकन या बहुलीकरण की प्रक्रिया के आधार पर। तो अब है दोस्तों बहुलकन या बहुलीकरण के आधार पर। चलिए देखना दोस्तों बहुलकन या बहुलीकरण के आधार पर वैज्ञानिक था केरोतर्स। इस केरोतर्स नामक वैज्ञानिक ने बहुलक को 2 भागों में बांटा, एक आपका योगात्मक बहुलक एडिशन पॉलीमर और दूसरा आपका संघनन बहुलक जिसको आप बोलते हो
कंडेंसेशन पॉलीमर्स। देखिए दोस्तों, एक तो आपका होता है योगात्मक बहुलक और एक आपका होता है दूसरा संघनन बहुलक। इसको बोला जाता है एडिशन पॉलीमर और इसको बोला जाता है दोस्तों कंडेंसेशन पॉलीमर। चलिए देखना क्या होता है, नाम से दिख रहा है आपको योगात्मक का मतलब होगा योग होना, यानी क्या होगा, इसमें विभिन्न प्रकार की जो एकलक इकाइयां होगी वो आपस में क्या करेगी, जुड़ेगी और क्या बना लेगी, बहुलक का निर्माण कर लेगी। जैसे आपका एथीन है वो क्या बनाता है, पॉलीथीन बनाता है। इसका मतलब यहां पर डबल बॉन्ड वाली भी भाग ले सकती है और ट्रिपल बॉन्ड वाली भी इकाइयां भाग ले सकती है, एकलक इकाइयां, यानी जिनमें क्या हो, द्विबंध हो या जिनमें क्या हो, त्रिबंध हो, ये एकलक इकाइयां भाग लेती है। इसका मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होता है और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको अपन बोलते हैं कैसी इकाइयां, असंतृप्त समूह भी इनको बोला जा सकता है। चलिए, तो द्विबंध युक्त, त्रिबंध युक्त ये क्या करती है, यूनिट्स फॉर्म करती है क्या, आपका योगात्मक बहुलक इसको बोलते हैं। कैसे, जैसे आपका ये एथीन है क्या बनाता है, आप जानते हो दोस्तों, पॉलीथीन बनाता है। इसकी एन यूनिट भाग लेती है, ये आपका एथीन है और एथीन से क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। मतलब योग हो रहा है बहुत सारी इकाइयों का। इसी प्रकार आपका एक होता है ये CF2 डबल बॉन्ड CF2। देखो कितने फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है। 4 फ्लोरीन होने के कारण इसको बोलते हैं टेट्रा फ्लोरो, और डबल बॉन्ड है तो क्या बोला जाएगा, इसको एथीन बोला जाएगा, टेट्रा फ्लोरो एथीन, शॉर्ट में TFE। इसमें क्या होगा, योगात्मक बहुलक होगा, क्या होगा, बिल्कुल होगा। यहां से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, वैलेंसी फ्री होगी और ऐसे बहुत से अणु जुड़ जाएंगे। और आपको पता है उसके लिए क्या लेते हैं शब्द काम में, पॉली शब्द काम में लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, PTFE, PTFE। और इसको बोला जाता है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरो एथीन। और एक इसका दूसरा नाम होता है टेफ्लॉन, ये इसका दूसरा नाम होता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं आपके, उनके लेपन में किया जाता है। एक बार ये LDC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनमें किस प्रकार के बहुलक का लेपन किया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, टेफ्लॉन होगा। चलिए फिर अपन बात करते हैं संघनन बहुलक में। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक, जिनमें डबल बॉन्ड भी हो, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो, वो तो कौन सी हो गई आपकी, योगात्मक बहुलक। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, द्विबंध युक्त और त्रिबंध युक्त नहीं लेके आपको केवल लेना है क्या, द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक समूह, यानी जिनमें 2 क्रियात्मक समूह हो, जिनमें 3 क्रियात्मक समूह हो, उनको लेना है। और उनमें क्या करवाना है आपको, कंडेंसेशन का मतलब होगा यहां से कुछ ना कुछ अणु बाहर निकलेगा। आप जैसे पढ़ते हो ना संघनन अभिक्रिया, फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप, फिनोल की संघनन अभिक्रिया, तो वहां पर क्या होता है, कुछ जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है बाहर, एल्कोहल निकल सकता है, HCl निकल सकता है। तो यहां पर क्या होगा, संघनन बहुलक का मतलब होता है द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक समूह वाले यौगिक क्या करेंगे, आपस में ऐड हो गए और बहुलीकरण की क्रिया के दौरान वहां से या तो जल का अणु बाहर निकल सकता है, या आपका क्या निकल सकता है बाहर, एल्कोहल का अणु बाहर निकल सकता है,
या वहां से HCl का अणु आपका निकल सकता है बाहर, तो उसे आप क्या बोलोगे, संघनन बहुलक बोलते हो। देखो दोस्तों अभी H2O की बात की अपन ने, H2O का बाहर निकलना, अभी एक मैंने बताया था नाइलोन 66, इस नाइलोन 66 में क्या था, H2O बाहर निकल रहा था हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और उसके साथ में एडिपिक अम्ल के संयोजन से। एक एग्जांपल आप जानते हो अच्छी तरीके से, डेक्रोन, ये एक प्रकार का पॉलिएस्टर होता है और इसका जो निर्माण होता है दोस्तों वो एक तो आपका होता है एडिपिक अम्ल और एक आपका होता है एथिलीन ग्लाइकोल, इसके द्वारा निर्माण होता है डेक्रोन का। तो देखना दोस्तों, एथेन 1,2 डाइओ बना दी मैंने संरचना। ये तो है आपका एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थिलिक अम्ल होता है बेंजीन की जो 1,4 पोजीशन होती है, इस 1,4 पोजीशन पे मैंने लगा दिया COOH समूह, इसके भी एन अणु भाग लेंगे, इसके भी एन अणु भाग लीजिए। तो देखो मैंने बोला था ना अभी कि क्या होता है इनमें द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक, दिख रहा है क्रियात्मक समूह यहाँ OH है और यहां पर क्रियात्मक समूह आपको दे रखा है कार्बोक्सिलिक समूह। इनमें क्या होगा, ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने पर देखना यहां से क्या निकल सकता है बाहर, H2 बाहर निकल सकता है। यदि मान लो मैंने यहां पर H के स्थान पर R ले रखा होता तो यहां से देखना OH निकलता बाहर, ये RO निकल जाता और ये H निकल जाता बाहर, एल्कोहल निकल जाता था यहां से बाहर। ये तो आपका हो गया एथिलीन ग्लाइकोल और ये आपका होता है टर्थिलिक अम्ल। देखिए यहां से टर्थिलिक अम्ल का तो निकलेगा OH बार और इसका क्या निकलेगा बाहर, H निकलेगा, निकला। चलिए इधर इसका भी क्या होगा, ये H बाहर निकलेगा और इसका क्या होगा, ये OH बाहर निकलेगा। अब इनको क्या करना, आपको ऐड तो करना है, चलिए कर दो ऐड। यहाँ ऑक्सीजन वैलेंसी फ्री CH2 CH2, आई बात समझ में। यहाँ से क्या हुआ आपका H2O, तो ऐसे कितने अणु निकल सकते हैं बाहर, NH2 निकल सकते हैं बाहर। अब क्या करोगे, OCO और ये आपकी बेंजीन रिंग है ही और यहाँ से आपका ये CO और फिर ये इससे O से निकल रहा था, ये मैंने यहाँ से क्या किया, बाहर निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे और बनने वाला जो नया होगा आपका बहुलक, इसको क्या बोलोगे आप, डेक्रोन कहते हो। तो ये थी बात दोस्तों, बात बहुलीकरण की क्रिया के आधार पर या बहुलकन के आधार पर आपके जो बहुलक है उनके प्रकार। आगे अपन बात करेंगे तापमान के व्यवहार के आधार पर, और एक होता है आपका संरचना के आधार पर। चलिए दोस्तों पहले अपन पढ़ते हैं संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो स्ट्रक्चर बेस्ड संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, संरचना के आधार पर बहुलक को 3 भागों में बांटा गया। एक तो आपका होता है रेखित बहुलक, दूसरा आपका होता है शाखित श्रृंखला बहुलक, और तीसरा जो दोस्तों होता है उसको अपन कहते हैं त्रियकबद्ध
जाल बहुलक। देखना रेखित, ये आपका हो गया लीनियर पॉलीमर। साकित का मतलब ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। और आपका जो तिर्यकबद्ध जाल बहुलक होता है इसको बोला जाता है क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर। देखिए दोस्तों, रेखित बहुलक क्या होता है? इसमें क्या होगी, जो एकलक इकाइयां होगी वो ऐसे रेखित रूप से जुड़ती चली जाती है और एक बड़े अणु का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार की जो इकाइयां होती है वो ऐसे जुड़ी हुई रहती है, एक के ऊपर एक, फिर एक दूसरी, फिर एक ऐसी। इस प्रकार की जो रेखित बहुलक होते हैं इनमें क्या होता है, इनका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। इसके अलावा इनकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है, तनन सामर्थ्य, वो भी अधिक होती है। और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। घनत्व अधिक होता है, टेंजाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तनन सामर्थ्य और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका दोस्तों ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल्स की अपन बात करेंगे तो HDPE। HDP का मतलब हुआ हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। इसका मतलब हो गया उच्च घनत्व पॉलीएथीन, यानी ऐसी पॉलीएथीन जिसका घनत्व क्या हो, ज्यादा हो। इसके अलावा आपका पीवीसी वगैरह वो सब किस में आगे, रेखित बहुलक में आगे। इसमें क्या होगा, साकित श्रृंखला बहुलक में जो बहुलक है एकलक इकाइयां ऐसे जुड़ेगी, लेकिन उनमें क्या होगा, ऐसे शाखाएं निकल जाएगी। और इनका घनत्व क्या होता है, इनका घनत्व कम हो जाता है, टेंजाइल स्ट्रेंथ इनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कम हो जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो आपका लो डेंसिटी पॉलीएथीन। लो डेंसिटी पॉलीएथीन इसका मतलब निम्न घनत्व पॉलीएथीन, यानी इनका डेंसिटी क्या हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। और साकित श्रृंखला बहुलक के एग्जाम्पल और भी है। आप जानते हो एमाइलोपेक्टिन, एक आपका ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और एमाइलोपेक्टिन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये जो एमाइलोपेक्टिन होता है ये एक स्टार्च का भाग होता है। स्टार्च के दो भाग होते हैं, एक आपका एमाइलोज और एक आपका यहाँ पर क्या हो गया, एमाइलोपेक्टिन हो गया। चलिए दोस्तों, तीसरा जो आपका बहुलक है वो होगा त्रियकबद्ध जाल बहुलक। इसमें क्या होगा, जो बहुलक है इस क्रिया के दौरान ये जो इकाइयां है बहुत सारी एक जाल नुमा संरचना का निर्माण कर लेती है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, त्रियकबद्ध जाल बहुलक बोला जाता है। ये क्या होते हैं, अगलनीय होते हैं और किसी भी विलायकों में विलय नहीं होते हैं, कठोर होते हैं। त्रियकबद्ध जाल बहुलक, इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे त्रियकबद्ध जाल बहुलक की, तो एक तो आपका हो गया बेकेलाइट। जो बेकेलाइट है उसकी एकलक इकाई होती है फिनोल प्लस ये बनता है आपके फॉर्मल्डिहाइड से। एक आपका होता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इस मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड की रेजिन की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। ये आपकी रिंग होती है और इस रिंग में होते हैं पाई बॉन्ड 2, ये पोजीशन आपकी, ये पोजीशन 4 वाली
और ये वाली आपकी पोजीशन। यहाँ पर क्या होते हैं, दिख रहे हैं, NH2 समूह लगा रहता है और यहाँ पर आपके नाइट्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो विद्यमान होते हैं। इसे आप क्या बोलोगे, मेलामाइन फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन। तो दोस्तों ये जो वर्गीकरण था वो था संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उससे अपन आगे इसका वर्गीकरण और बचा हुआ है वो करेंगे और कुछ प्रमुख जो बहुलक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने यार दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना जो टेलीग्राम चैनल हमने बना रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर उसमें ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद।